आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विगत वर्षों में जो कृषि विभाग ने किसानों के हित में काम किया है उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कृषि रोड भी बनाया था, सबको विदित होगा 2008 में। और ये चौथे कृषि रोड मैप के आधार पर हमारा विभाग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ताकि कृषि रोड के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनका उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धियों के भविष्य में, जो वर्तमान और भविष्य में जो आने वाले खाका है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। बीज, उर्वरक, सिंचाई, तकनीक, डिजिटल सेवाओं एवं सहायता योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। हमारे विभाग इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है, कृषि को लाभकारी बनाना है, कृषि को लाभकारी, आधुनिक और सम्मानजनक पेशा बनाना है। आज खासतौर पर हमारा बिहार जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है और कृषि का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहार को आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बेरोजगारी की भी समस्या हल कर रही है। ये खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को हमारे यहाँ उसकी आबादी ज्यादा है, संख्या 90% हमारे सीमांत और किसान हैं, लघु किसान हैं, तो उनको हम मेन एक्सट्रीम में लाना चाहे, हमारी पहली प्राथमिकता ही उसके लिए अग्रसर हैं हम लोग। किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम को कम करने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए हमारा विभाग, हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। किसानों के प्रति सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। किसानों को समय पर खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र और आधुनिक तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। और मेरा मानना यह है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। सरकार किसान कल्याण को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को आधार मानती है। कल्याण के माध्यम से सोशल जस्टिस का भी एक बड़ा रोल है, उनकी आर्थिक विकास हो, इसके लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। इसी आधार को मानते हुए कृषि विभाग कृषि के वर्तमान जो चैलेंजेज हैं एवं संभावनाएं हैं उनको पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। उस पर आधुनिक तकनीकी, डिजिटल कृषि, लैब टू लैंड की सोच के तहत वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक विस्तार भी हो रहा है। फसल के विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग और बेहतर बाजार व्यवस्था, हमारा इस पर विशेष जोर है। खासतौर पर जो नौजवान हैं, युवक हैं, कृषि उद्यमिता की ओर आकर्षित करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ये हमारा कृषि विभाग एक बड़ा माध्यम है और इसी की दिशा में हम लगातार हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। विधानमंडल के सत्र समाप्त होने के बाद हम और हमारे
जितने भी अधिकारी हैं हम ऑफिस तक सीमित नहीं रहेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, हम किसानों तक जाएंगे, हर जिला में भ्रमण करेंगे, मैं स्वयं भी और हमारे सारे अधिकारी भी। ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस काम को सत्र के बाद ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, कृषि से जुड़े हुए जितना उद्यमी हैं, स्टार्टअप हैं और नवाचार से जुड़े किसान, हम सब लोग एक साथ बैठ करके और हमारा कैसा भविष्य होगा उसका राह भी तैयार करने का काम करेंगे, जो हम लोग उनके बीच में जाएंगे। हमारा विभाग हर कदम पर किसानों को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। किसानी को कभी भी परेशानी न हो इसकी व्यवस्था करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। अगर कोई परेशानी है तो तुरंत गति से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और किसी भी कीमत पर किसान विरोधी जो ताकत हैं, शक्तियां हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मूल रूप से हमारी भावना है, हम अपने सचिव या डायरेक्टर साहब विस्तार से योजनाओं की चर्चा आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, अराउंड 77%, इसमें हमारे विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आने वाले वर्षों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कैसे किसान की आय है उसको दुगनी करें और ज़्यादा करें। इसके लिए जरूरी है कि हमारे किसान जो है, जो परंपरागत खेती कर रहे हैं धान गेहूँ से हट करके ऐसे फसल की तरफ जाए, ऐसे उत्पाद की तरफ जाए जिनका मूल्य उनको जल्दी मिल जाए और ज़्यादा मिले। उसमें दलहन है, तिलहन है, फल की खेती है और भी जितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप सभी जानते हैं दलहन तिलहन में हम लोग आयात करते हैं अभी भी, तो हम लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे किसान को ज़्यादा मूल्य मिलेगा और हम लोग का जो डॉलर खर्च होता है वो भी बचेगा। इसके अलावा मार्केटिंग जो लिंकेजेज है, जो मार्केट तक कैसे हम लोग अपने सामान को पहुंचा दें, कैसे एक्सपोर्ट करें। अभी आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे बाद में कि कैसे हम लोग मखाना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी कितना फिगर है, आने वाले 5 साल में हम लोग मखाना के क्षेत्र में क्या करेंगे। मार्केट में बाजार समिति हमारा 54 और उसमें 22 में तो काम लगा हुआ है और अगले फिर जो 32 बच रहा है उसमें भी हम लोग सभी को एक बड़ी राशि खर्च करके और उसमें भी हम लोग सभी बाजार समिति को हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। हर बाजार समिति, हर जिला में एक प्रोडक्ट जो भी है उनके लिए रिजर्व रहेगा। पान के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारी पान की मंडी भी नहीं है। हमारा पान जो है इतना फेमस है, लेकिन वो जाता है बनारस बिकने के लिए, उसके लिए हम लोग गया में पान की मंडी भी लगाने जा रहे हैं। इत्यादि जितने भी विषय हैं उन पर सबको बारी बारी से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर से अनुरोध करता हूँ कि अपने निदेशालय की योजनाओं की जानकारी संक्षेप में दे दे। हालांकि हैंडआउट आप सभी को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें सभी डिटेल है। सर, आप सभी को जो हैंडआउट दिए गए हैं उसमें विस्तार से चीज़ें उल्लिखित हैं। मैं कुछ विशेष पहलू पे आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि ये चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है और इस क्रम में बिहार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। चावल में हम लोग का जो प्रोडक्शन 42 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के 99 लाख मीट्रिक टन हो गया है 2024-25 में। इसी प्रकार गेहूं में 37 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 78 लाख मीट्रिक टन, तो ये काफ़ी हम लोगों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मक्का में हम लोग काफ़ी बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आप देखेंगे कि उत्पादकता जो मक्का का है 2007-8 में 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो अभी बढ़ के 69 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। आप देख सकते हैं लगभग 3 गुना के आसपास इसमें प्रोडक्टिविटी में गेन हुआ है और प्रोडक्शन भी 16 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 66 लाख मीट्रिक टन मक्का का हो गया है। इसी अवधि में हमने और दलहन तिलहन में भी हम लोगों का बढ़ोतरी हुआ है और दलहन तिलहन में मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि सरकार ने लक्ष्य लिया है कि अगले 5 वर्ष में दलहन का जो एरिया है और तिलहन का एरिया है, दोनों को डबल करने का लक्ष्य है। जैसा कि प्रधान सचिव महोदय बता रहे थे कि उसमें किसानों की आय भी बढ़ेगी और हमारी जो इम्पोर्ट पे निर्भरता है वो भी कमेगी। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा मिशन ऑन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस स्कीम चलाया जाता है। उस स्कीम को हम लोग व्यापक पैमाने में अपने राज्य में लागू करेंगे और किन जिलों में कौन से फसल की खेती करनी है इसका भी हम लोगों ने वैज्ञानिकों के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ बैठ के एक डिटेल प्लान हम लोगों ने बना लिया है। उर्वरक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रबी सीजन का जो उर्वरक का रिक्वायरमेंट है वो लगभग
जो सबसे पीक डिमांड होता है वो निकल गया है महीना, जनवरी फरवरी में होता है। उस वक्त कहीं पे उर्वरक की कोई कमी पूरे स्टेट में नहीं आई। कहीं कहीं से हम लोगों को, और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी 1.62 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमारे स्टेट में स्टॉक है। अन्य उर्वरक की भी पर्याप्त संख्या में स्टॉक है, वो सारा इस कागज में आपको दे दिया गया है। जो शिकायतें हम लोगों को मिली थी उर्वरक से संबंधित, उस पर भी कुछ जो कालाबाजारी की शिकायतें हैं, आर्टिफिशियल जो स्केर्सिटी करने का कुछ जगहों में कोशिश किया गया था, तो 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी और 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का जो लाइसेंस है वो हम लोगों ने रद्द किया था। हमारे किसानों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में उर्वरक है और आगे जो सीज़न आएगा भी उसमें हम लोग विशेष करके यूरिया का कोई कमी हम लोग नहीं होने देंगे और उनको उनके नज़दीक सही रेट पे उपलब्ध हो जाएगा। एक तो सब्जेक्ट और है हम लोगों का। सबसे पहला है जो डिजिटल एग्रीकल्चर, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया था, उसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है, एक हमारा ऐप है बिहार कृषि ऐप। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जानकारी किसानों तक पहुँचे। बहुत ही बेहतरीन ऐप है। लगभग 8-9 लाख किसान अभी उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। उस ऐप में हम लोगों ने जो कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं सबकी जानकारी दी है। उस ऐप के माध्यम से उस योजनाओं में अप्लाई भी कर सकते हैं। उस ऐप में और कई सारी चीज़ें दी हुई हैं और हाल में ही हमने भारत विस्तार जो एक AI बेस्ड सिस्टम है उसको भी हमारे ऐप में, बिहार कृषि ऐप में हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है। इस भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को AI तकनीक से परामर्श दिया जाएगा। उसमें किसान कोई भी प्रश्न अपने भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा किसानों को नई तकनीक और उनके आय को बढ़ाने में। और इसके साथ ही उसमें एक चैटबॉट भी है। तो और इस ऐप को हम लोग और लगातार बेहतर करते रहेंगे। इस ऐप में हम लोग बहुत जल्द ही एक फीचर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसमें उनके आसपास की जो दुकानें हैं उसमें कितना फर्टिलाइजर का स्टॉक है, यूरिया का। अभी कई बार होता है कि उनको पता नहीं होता है कि उनके आसपास कौन सी दुकान है जिसमें उनको यूरिया मिल जाएगा। कई बार जाते उनको खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। अभी हम लोग इसको पूरी पारदर्शिता के हित में हम लोग पूरा स्टॉक उनको उपलब्ध कराएंगे। बहुत जल्दी ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ये यूरिया की अवेलेबिलिटी और उसका रेट को नियंत्रित करने में एक बहुत सार्थक कदम साबित होगा। हम लोग डिजिटल क्रॉप सर्वे भी करते हैं। हमारे पास जो कृषि का डेटा होता था कि कितना फसल किस जिले में कैसे लगा है, उसका प्रॉपर डेटा कई बार हम लोग को नहीं मिल पाता था। अभी 100% GPS टेक्नोलॉजी के साथ, GIS मैपिंग के साथ हम लोग रबी और खरीफ दोनों सीजन में सर्वे करते हैं। उसका भी जो डेटा होगा किस जिले में किस तरह के फसल किसानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उससे हमारे योजना बनाने में भी हमें सहायता मिलेगी और आप लोगों को भी और किसानों को भी इसके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। भारत सरकार के द्वारा एक एग्री स्टैक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके तहत किसानों का फार्मर ID बनता है। इसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी तक लगभग 45 लाख किसानों का 52%, जैसे कि माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, 52% किसानों का फार्मर ID बना दिया है हम लोगों ने। और हम लोग 3 विशेष हम लोगों ने कैंप चलाया था, कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये ज्वाइंट हम लोगों ने कैंपेन किया है। बहुत अच्छी सफलता हम लोगों को मिली। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 2 से 3 लाख फार्मर IDs बने हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे सभी किसान बंधुओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार फार्मर ID बनाने का कैंप चलाते रहेंगे। इसके अलावा वो स्वयं भी ऑनलाइन मोड से अपना बना सकते हैं और जो CSC केंद्र, जो वसुधा केंद्र होते हैं, वहाँ भी जाकर अपना फार्मर ID बना सकते हैं। कुछ किसानों को ऐसी परेशानी आई थी कि इसके लिए एक ही शर्त है कि जमाबंदी आपके नाम पे होनी चाहिए। जो किसान है उस फार्मर के नाम पे जमाबंदी होनी चाहिए। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास उनके नाम पे जमाबंदी नहीं है, म्यूटेशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया या बंटवारा का मामला है, तो उन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप या तो म्यूटेशन, परिमार्जन या पार्टीशन जो भी करना है वो करके फाइनली अपना नाम जमाबंदी में दर्ज करा लें और उसके बाद अपना फार्मर ID बना लें। इस फार्मर ID से आपको बहुत आगे लाभ मिलेगा और हमारे लिए आपका डिजिटल एक पहचान हो जाएगा। आगे भी इससे जो KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, जो लोन मिलता है
जो फार्मर आईडी जिनके पास रहेगा उनके लिए हम लोग एक विशेष सुविधा करने का योजना बना रहे हैं कि जिसमें उनको 10 से 15 मिनट में लोन उपलब्ध हो जाएगा और ज़्यादा कोई पेपर वर्क उनको उसमें नहीं करना होगा। तो सभी किसानों से हम ये आग्रह करेंगे कि वो अपना फार्मर आईडी बनवा लें। इसके अलावा हम लोग कृषि शिक्षा में भी ध्यान दे रहे हैं। आत्मा के माध्यम से किसानों को ट्रेन किया जाता है, उनको राज्य और राज्य के बाहर भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। और एक विषय जो प्रधान सचिव महोदय ने जिक्र किया था कि यांत्रिकरण हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों को जो मॉडर्न जो सबसे टेक्निक वाले मशीनें हैं वो सब्सिडाइज्ड अनुदानित दर पे उनको उपलब्ध हो जाए। इस वर्ष भी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जिनको भी इसका लाभ लेने का इंटरेस्ट है किसानों को ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पूरी पारदर्शिता से उनको ये मशीन अनुदानित दर पे दी जाती है। अभी हाल में ही हम लोगों ने, आपको पता है कि मखाना को फोड़ने में जो मैनुअल तरीका है वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है और उसके कारण थोड़ा परेशानी भी होता है। तो हम लोगों ने ICAR का एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उस मशीन को भी हम लोगों ने सूचीबद्ध कर दिया है, मखाना फोड़ने का, मखाना पॉपिंग मशीन। तो उसका भी आवेदन अगर किसान करेंगे तो हम उनको उसको अनुदानित दर पे इस तरह के मशीनें उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी जांच हम लोग करते रहते हैं और उसके हिसाब से हम लोग, हमारे जो फील्ड में लोग हैं वो उर्वरक कितना यूज़ करना है उसका भी रिकमेंडेशन देते हैं। इसमें भी मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि उर्वरक का ज़्यादा यूज़ नहीं करें। आपको अगर जानना है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें कितना क्या एलिमेंट्स चाहिए तो उसकी जानकारी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके ले सकते हैं और सही मात्रा में उर्वरक यूज़ करेंगे तो आपके फसल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए ये अच्छा रहेगा। एक नया योजना हम लोगों ने इस वर्ष शुरू किया था प्लांट प्रोटेक्शन में, पौधा संरक्षण में, वो ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव, उसका हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत समय और बहुत लेबर उसमें बचता है। तो अगर इस अगले साल हम लोग इस स्कीम को और बड़े रूप में लाने जा रहे हैं तो उसमें भी जो किसान इच्छुक हैं वो सही समय पे इसका आवेदन करेंगे तो हम उनको इसका सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मेरे तरफ से इतनी ही जानकारी आप लोगों को दी जानी थी। विशेष डिटेल इसमें लिखा हुआ है और आपको और भी कोई प्रश्न होगा तो हम बता देंगे या बाद में आपको सारा डिटेल डेटा हम लोग अपने कार्यालय से उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद सर। हमारे अभिभावक माननीय कृषि मंत्री महोदय की आज्ञा से मैं उद्यान निदेशालय के द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और जो प्राथमिकताएं हमने तय की हैं अपने लिए आने वाले 5 वर्षों के लिए, उन सभी पे मैं संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जैसा माननीय कृषि मंत्री महोदय बता रहे थे कि हमारी एकदम स्पष्ट 3 स्तर की रणनीति है कि कैसे हम किसानों के लागत को कम कर दें, उसके आय को बढ़ा दें और उसका जो जोखिम है उसको कम करें, जो आपदाओं के कारण उसका नुकसान होता है उसको कैसे कम करें। तो यही 3 मूल सिद्धांत है जिसपे हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं। और समय के साथ खेती की पद्धति बदली है, प्रणाली बदली है, तो कैसे तकनीक को हम लोग खेत तक ले जाएं और जो लाभ है वो सीधे किसान के खाते में कैसे जाए, तो उसी को लेकर के प्राथमिकता पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया आप लोगों को कि हमारे लगभग 91% किसान जो हैं छोटे और सीमांत हैं। तो इतनी छोटी जमीन में कैसे उत्पादकता को ऐसा बेहतर किया जाए कि उसमें उसको आमदनी, उसके आय वृद्धि के लायक हो सके, तो उसको प्राथमिकता में रहते हुए हम लोग समूहीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं कि FPOs बनाया जाए, सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए, जीविका के माध्यम से किया जाए, क्योंकि हर इंडिविजुअल किसान जो हर काम नहीं कर सकता है। तो उसको हम लोग प्राथमिकता पे कर रहे हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों की योजनाओं से हम लोग जो पारदर्शी तरीके से और बिना बिचौलिए को कैसे हम लोग किसानों तक अपने उपादान को, अपनी सुविधाओं को, अपने विस्तार प्रसार तंत्र को कैसे पहुंचाएं, उस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। भारत सरकार मानती है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर हमें सुदृढ़ करना है तो वो कृषि आधारित रोजगार सृजन और कृषि आधारित समृद्धि से ही संभव है। तो उसी दिशा में हम लोग जो पूर्व की पारंपरिक धान और गेहूं की खेती रही है उससे हटकर अब हम लोग उच्च मूल्य और उच्च उत्पादकता की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए काफी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में और हमारे प्रधान सचिव महोदय के अभिभावक
के रूप में सभी प्राप्त निर्देशों के आलोक में हम लोग 5 वर्ष की योजना फल को लेकर, सब्जी को लेकर, मखाना को लेकर, सभी को लेकर बना रहे हैं। मधु क्रांति योजना बनाई गई है जो पूरे शहद को अगले 5 वर्ष में हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की योजना हम लोग बना चुके हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ आधारभूत संरचनाओं की बहुत कमी है जो खेती में फसल कटाई के बाद उपयोग होता है, जिसके कारण फसल क्षति बहुत ज्यादा है। तो किसान अगर उत्पादन भी करता है तो 35% लगभग उसका नुकसान पहले ही हो जाता है, जिससे पहले वो बाजार पहुंच पाए। तो उसको लेकर कोल्ड चेन की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी जो है वो अपने अंतिम चरण में है और शीघ्र ही हम लोग बिहार के स्तर से उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बिहार में कृषि आधारित स्टार्टअप पॉलिसी लाने के लिए काफी विस्तृत चर्चा हो गई है, उसका प्रारूप बन चुका है और हम लोग आई थिंक भारत में हम लोग तीसरे राज्य होंगे जो कृषि आधारित एक स्टार्टअप पॉलिसी, ताकि युवाओं को कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी योजनाओं को लेकर आते हैं तो अनुश्रवण और मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको कैसे डिजिटली करें और उसमें हम लोग AI का उपयोग कैसे करें, तो उसके दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। हम लोगों ने उसे इंक्लूड कर लिया है और काफी बेहतर अनुश्रवण उससे हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। तो इसी के साथ मैं उद्यान निदेशालय की जो प्राथमिकताएं थी उससे मैंने आपको अवगत कराया और आगे के लिए मैं माननीय प्रधान सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि आप लोग को संबोधन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे किसानों आय अगर बढ़ानी है हम सभी को, तो उसमें मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे दाईं ओर बैठे हुए विशेष सचिव भी हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग भी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि मार्केटिंग के बारे में सबको विस्तार से बताएं। परम आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय प्रधान सचिव सर, दोनों डायरेक्टर साहब, सूचना एवं प्रसारण सूचना विभाग के सभी पदाधिकारी एवं यहाँ पर आगंतुक सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि आपने अभी देखा कि उत्पादन के बारे में जो ग्रेन्स और सीरियल्स के बारे में डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब के द्वारा बताया गया, दलहन और तिलहन के उत्पादन के बारे में, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब के द्वारा आपको बताया गया सब्जी और फलों के बारे में कि किस प्रकार से कृषि विभाग काम कर रहा है। तो अब इस कड़ी में जो तीसरा आयाम है कृषि विभाग का, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। आपको मालूम है कि 2006 में बिहार राज्य कृषि उपज निरसन अधिनियम 2006 लाया गया और उसके द्वारा जो बाजार समिति थी उसको निरसित किया गया था। निरसन को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो एक इसको निगेटिव के तौर पर लोगों ने लिया, हालांकि ये जो कदम है वो बहुत ही पॉजिटिव था। इसलिए पॉजिटिव है और उसका अभी हम लोग को परिणाम भी दिख रहा है उसका, इसलिए कि जो बाजार समिति के अंदर में बेचने के ऊपर प्रतिबंध था, जो कृषकों को वहां जाने पर शुल्क लगता था, टैक्स लगता था, आप कहीं और के मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, आपके लिए वो प्रतिबंधित था कि आपको वहीं पर लेकर आए, ट्रक से लेकर आए, वहां पर बिचौलिए होते थे और उन लोगों के द्वारा भयादोहन किया जाता था। ये सारी व्यवस्था को उसी समय खत्म कर दिया गया। निरसन अधिनियम इस रूप में लागू किया गया कि यह बाजार जो है निःशुल्क बाजार के तौर पर काम करेगा और जो समितियां फंक्शन कर रही थी वो निरसित हो गई और उनका काम जो है सरकार ने अपने ऊपर भार लिया कि हम बाजार समितियों को डेवलप करेंगे। 2006 के बाद 2008 में आपको प्रथम कृषि रोड मैप आया, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने कृषि रोड मैप को लॉन्च किया और कृषि रोड मैप के द्वारा जो भी विभाग की योजनाएं हैं अगले 5 वर्ष के लिए वो उसको निर्धारित किया गया लक्ष्यों को और उसको प्राप्त किया गया। अभी वर्तमान में चतुर्थ कृषि रोड मैप आ गया है और उसमें आप देखेंगे कि इसका फोकस 4 चीजों पर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। पहला है कि जो बाजार समितियां हैं उसको डेवलप करना है। तो बता दें कि 54 बाजार समिति है पूरे बिहार में और 54 बाजार समितियों में से जैसा कि प्रधान सचिव सर ने बताया कि 22 बाजार समितियों पर काम लगा हुआ है। आपको मालूम है, आप क्षेत्र में जाके देखते होंगे पूर्व में तो जो बाजार समितियां थी उनके जो दुकानें थे वो जर्जर हो रहे थे, वहां पर किसान जाके बैठ नहीं पा रहे थे,
उनका छत गिरा हुआ था, जीर्ण अवस्था में थी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए थे वो अतिक्रमित हो गए थे, जो रास्ते थे वो भी अतिक्रमित हो गए थे, और वहां पर जल जमाव का ये था, कोई चारदीवारी नहीं थी। तो महत्वाकांक्षी योजना लेते हुए 22 बाजार समितियों का जीर्णोद्धार का कार्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। और प्रारंभ ही नहीं, इसकी माननीय मंत्री महोदय और प्रधान सचिव स्तर पर लगभग हर माह इसकी बैठक होती है, समीक्षा की जाती है। चूंकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसका कार्यान्वयन एजेंसी है, तो बहुत ही तेजी से इस काम को कर भी रहा है। और हम लोग कोशिश विभाग की है कि जितना जल्दी उनसे हम लोग पूरा करा लें, ताकि किसानों के हित में उनको हम लोग शुरू कर सकें। तो 7 बाजार समिति का ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है, और जल्द ही जो रेस्ट 15 ठो बच रहे हैं उनको भी जल्द ही पूरा करने के लिए प्रयास विभाग की ओर से जारी है। जो शेष 32 है वो भी कृषि रोड मैप, जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है, उसमें स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है कि 54 में 54 बाजार समिति हम लोग को पूरा करना है, पूर्ण करना है। और उसके लिए चरणबद्ध ढंग से योजना 5 साल का दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ वो बनते चला जाएगा। उसका चरणबद्ध ढंग से 2028 तक उसको पूर्ण करने का हम लोग का लक्ष्य है, और उस दिशा में विभाग जो है कार्रवाई भी कर रही है। तो एक तो पहला वो हो गया बाजार समिति। दूसरा, कृषि रोड मैप में ग्रामीण हाटों को भी विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। उसके तहत में अभी विकास आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें तय किया गया, राजस्व विभाग से जो राजस्व की खैरात की सूची प्राप्त की गई, और 934 ग्रामीण हाट को डेवलप करने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 725 ग्रामीण विकास विभाग डेवलप कर रहा है और 209 पंचायती राज के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मूलभूत सुविधा है, जो ग्रामीण हाट पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी आधारभूत संरचना नहीं है, तो उसके स्थान पर सरकार का ये प्रयास है कि वहां कम से कम एक चबूतरा हो जाए, जहां पर किसान या जो भी किसान वर्ग से ही जो अपने सामान का बिक्री करना चाहते हैं तो वो जाके वहां बैठ सके, शौचालय और पेयजल की सुविधा हो, और साथ ही साथ एक कार्यालय की भी सुविधा हो, जहां पर बैठकर ई नाम और ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन के माध्यम से, और भी कुछ बाजार में आए हुए लोग आजकल ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो बाजार में भी एक कार्यालय उपलब्ध होगा जिसका लाभ लोग उठा सकेंगे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, जीआई टैगिंग का काम है, जो कि बिहार में आपको मालूम है कि सब पूर्व में ही 6 जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि जर्दालू आम है, जर्दा मरचा धान है, मगही पान है, तो आपको मालूम है 6 को मिला हुआ, कतरनी चावल है। तो ये सारे जीआई टैग मिलने के अलावे शाही लीची है, जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना, मरचा धान, कतरनी चावल, ये 6 ठो हम लोग को मिला हुआ है। और इसके अलावे हम लोग रुके नहीं हैं, आगे भी बिहार में लोकल स्तर पर एक से एक प्रोडक्ट होते हैं जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी। अभी विभाग के प्रयास से उसकी सर्वे कराई जा रही है, और सर्वे कराते हुए उसको भी जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता के आधार पर उसका जीआई टैग के लिए क्लेम किया जा रहा है, जिसमें से एक पटना में ही आप देख लें तो दीघा का दूधिया मालदा है, दूसरा आपको ये शाहबाद क्षेत्र का सोनाचूर चावल है, एक टीपिया धान है जो कि मुंगेर का है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा गया है। चौथा, एक बथुआ आम है जो कि समस्तीपुर का वैरायटी है, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। तो इस प्रकार से कई ऐसे कृषि के प्रोडक्ट हैं जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवा सके। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाता है तो उसके साथ ही उसके मार्केटिंग में सुविधा होती है, उसकी ब्रांडिंग होती है कि ये प्रोडक्ट वहां का है। और फिर उसको अभी प्रधान सचिव सर ने बताया कि जैसे मगही पान का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मगही पान के लिए जीआई टैग तो मिल गया लेकिन मार्केट नहीं मिला, तो एक मार्केट की व्यवस्था हो रही है उसके लिए, डेडिकेटेड मार्केट, जहां पर
एंड टू एंड सॉल्यूशन हो, जहां पर आपको प्रोसेसिंग हो, जहां पैक हाउस हो, जहां से उसको एयर कार्गो की व्यवस्था कहां से हो, इस सारे पर चिंतन जारी है। तो इस प्रकार से जीआई टैग पर भी काम किया जा रहा है। और इसके साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रधान सचिव से कि आगे करें। तो ये जानकारी आप सभी को दी गई। अब आपके सवालों का स्वागत है। चलिए सर, जैसा कि आपने कहा कि मतलब किस तरीके से किसानों को डिजिटल युग की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, कई सारे एप्लीकेशन के बारे में आपने बताया। तो सर, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनको YouTube क्या होता है, मोबाइल चलाने नहीं आता, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ लोग हैं जो ग्राउंड पे उनको बता सके कि क्या क्या सरकार उनके लिए नई योजना लेकर आ रही है, क्या कर रही है उनके लिए? बिल्कुल, हमारा कृषि विभाग का बहुत एक बड़ा वर्कफोर्स पंचायत स्तर तक काम करता है। उसमें कृषि समन्वयक हैं, किसान सलाहकार हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं और पूरा एक तो हर लेवल से उनको हेल्प करने के लिए हमारे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं। और हर ऐप में हम लोग वो भी कोशिश करते हैं कि एक जो हमारे ऑफिशियल मोड हो कि अगर कोई खुद अप्लाई नहीं कर सका तो उसको जो हमारे कर्मी हैं उनके माध्यम से अप्लाई किया जा सके। तो हम लोग पूरे तरीके से ये बात हमारे संज्ञान में है कि डिजिटल जो लिटरेसी है वो हो सकता है कि कुछ काफ़ी हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उससे वंचित हो सकते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो उनको सहयोग करने के लिए हमारे पास पूरा साधन है। उर्वरक की काले मार्केट होती है बिहार में, लोग जाते हैं किसान भाई और जब लेते हैं तो उसमें काला मार्केट होती है, नहीं मिल पाता है उसको किसान को, उनके लिए क्या करेंगे सर? देखिए, मैंने पहले भी आपको 2-3 बातें बताई कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर इसके लिए आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करके अगर किसानों को परेशान किया गया है तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की है। 104 FIR हुए हैं, 419 रिटेलर्स के लाइसेंस रद्द हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने देखिए, एक बहुत ही वाजिब सवाल आपने खड़ा किया है। मैंने आपको अपने संबोधन में कहा कि किसानों को अगर कोई दिक्कत पहुंचाएगा तो वो दिक्कत में आ जाएगा। हमारा विभाग सचेष्ट है, किसानों के हर चीज़ों पर नज़र रखा हुआ है और इसीलिए जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब को बता रहे थे, मैं बता देता हूँ कि हमने जो कार्रवाई की है और ख़ासतौर पर जब से मैंने ज्वाइन किया कृषि विभाग का, मैंने सख्ती से आदेश किया और टीम बनाया, उड़नदस्ता बनाया। हमारे सारे अधिकारियों ने, चाहे आप हों, बड़ी अधिकारी, कनीय अधिकारी, सब लोग अपने दायित्वों का निर्वहन किया और छापामारी किया। जिला स्तर पर भी छापामारी हुआ, यहां से भी हमारा उड़नदस्ता किया, मुख्यालय से, सब जगह छापामारी हुआ और उसी का परिणाम है कि 25 और 26 में 16/2/26 तक जो कार्रवाई हुआ, 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और यही नहीं, 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए। और मैं समझता हूं कि ये छापामारी, जैसा कि मैंने कहा, मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर पर उड़नदस्ता के रूप में जा रहा है और आगे भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। यहां तक कि हम खुदरा विक्रेताओं पर तो नजर है, हम स्टॉकिस्ट पर भी नजर रखे हुए हैं। वो भी गड़बड़ी करेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो हमारे अधिकारी बिल्कुल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और जो हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हमारी सरकार कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, उसी के दरमियान उनके ही मार्गदर्शन पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। आप लोग को भी कहीं से सूचना मिले तो हमारा वहां एक सेल खुल गया है, अलग से सेल खुला है, फोन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, कोई भी एक साधारण किसान भी कंप्लेन करेगा तो उतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई होगी जितना कि आप पत्रकार महोदय करेंगे। तो फार्मर रजिस्ट्री में
गैर रैयत किसानों को जोड़ने की क्या योजना है? एक मैं बता देता हूं, नॉट सेल में हम किसी भी फार्मर को फार्मर रजिस्ट्री छोड़ेंगे नहीं, और जो सुविधा केंद्र से मिलने वाली है वो सुविधा से कभी भी वंचित नहीं होगा। उसका विभाग हमारा पूरा ख्याल रख रही है।